नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। इनको ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था, जबकि इस पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा जो आपको कठिन लगे। तो आज हम इसके मॉडल पेपर पर बात करेंगे और मॉडल पेपर में जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, जैसे प्रश्न आ रहे हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो प्रश्न हैं उनके कुछ उत्तरों पर भी बात कर लेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको उत्तर में लिखनी है। तो जैसा कि आपका पेपर का नाम है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, फर्स्ट ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फुल फॉर्म्स की, तो फुल फॉर्म्स में आपकी फुल फॉर्म्स तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 5 फुल फॉर्म्स आप याद कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपकी CRT, यानी कि ये आपसे जनवरी के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और एक आपका ईशा था, ये भी आपसे जनवरी के पेपर में पूछा गया था, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। इसके बाद में आपका एक फुल फॉर्म आया था, जो ये फुल फॉर्म आपका 2-3 बार आपका रिपीटेड फुल फॉर्म्स है ना, कार्स 2। तो ये फुल फॉर्म आपका है चाइल्डहुड यहाँ पे लिख देते हैं, चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल और सेकंड एडिशन। तो ये आपका कार्स 2 का। इसके बाद DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5th एडिशन। इसके बाद में आपका MCHAT मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर्स, यानी कि ऑटिज़म बच्चों का जो आकलन है वो MCHAT के द्वारा किया जाएगा, और ईशा भी ऑटिज़म बच्चों के आकलन के लिए ही है, ठीक है। इसके बाद में आपकी एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसका नाम था DTLD, है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म एक आपकी हो गई। एक आपकी पूछी गई थी PMR की, PMR जिसको हम लोग लिखते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपकी फुल फॉर्म आपके जनवरी के एग्ज़ाम में और कुछ फुल फॉर्म आपकी जो नई फुल फॉर्म रखी गई हैं, जैसे कि आपका जो फुल फॉर्म पूछी, एक आपकी NRT हो गई, एक आपकी CRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी IEP की, है ना, IEP, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। एक आपकी बेसिक MR की पूछी गई थी, है ना, बेसिक MR की। ये टूल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक MR यानी कि बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे ही अगर आपसे MDPS की पूछी गई थी, ये भी भैया ये आपकी मई के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, जिनका बैक आया था बेसिक MR और MDPS। तो आपका मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऐसे अगर FACP की पूछ लेगा तो क्या बताओगे, FACP की जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए भैया। FACP की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तब आप क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ऐसे ही आपका अगर ICF की पूछ ले, है ना, ICD की अगर पूछ ले, है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, है ना, एक आपकी ऑटिज़म की आ जाए, यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोनों टेस्ट क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट और नॉर्म डिफरेंस टेस्ट, ये आप दोनों याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके बाद में ICF की भी अगर पूछ दे तो आप बताओगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, है ना, ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो ये आपके फुल फॉर्म्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए।
इसके बाद में आपका पार्ट बी यानी कि 2 अंक के जो क्वेश्चन, आरंभ टूल। आरंभ के बारे में आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता है उसको बताए दे रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो आपका आरंभ है, ये आपका स्कूल रेडीनेस पैकेज ऑन अर्ली इंटरवेंशन, इसके अंतर्गत आता है आपका। तो जो ये आपका आरंभ है, स्कूल या आरंभ पैकेज या आरंभ टूल जिसको हम लोग बोलते हैं, स्कूल रेडीनेस पैकेज ऑन अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो यूज़ किया जाएगा इसका, ये 3 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं इन पर यूज़ किया जाएगा। इनके लिए ये यूज़ किया जाएगा। कितने? जो हमारे 3 से 6 ईयर के बच्चे हैं। खास करके अगर हम बात करें तो 2002 में इसका विकास भैया कहाँ पर, NIMH में किया गया है ना। और अगर हम बात करें शैलजा राव जी ने और जयंती नारायण जी ने इसका विकास किया आपके इस आरंभ टूल का। इसमें शैक्षिक मैनुअल, पाठचर्या कैलेंडर, गतिविधि कार्ड्स है ना, ये जो भी इसके एक्टिविटी कार्ड्स होंगे वो 250 कार्ड्स होंगे है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आपका है 3 से 6 वर्ष के जो प्रारंभिक बचपन के बच्चे हैं है ना, इनके विकास के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए, बच्चे के कौशल, और प्री स्कूल में जो बच्चा किस प्रकार से, इसमें जो आपके 5 डोमेन, चाहे आपका वार्तालाप हो, गेम हो, सॉन्ग्स हो, कविता हो, स्टोरी हो है ना, इनके बारे में बच्चे को, इन स्केल के बारे में बच्चा के बारे में बताया जाता है आपके आरंभ टूल में। ऐसे ही आकलन क्या है, तो आकलन के बारे में जब भी कहा जाता है तो हम कहते हैं आकलन क्या है, तो कहते हैं सूचनाओं को एकत्रित करना। आकलन में हम एक ही चीज़ याद रखते हैं, कहते हैं आकलन में सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद में जो भी हमारा व्यक्ति है या बच्चा है, सूचनाओं को एकत्रित करना, उसके बाद में उन सूचनाओं का विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद में बच्चे का उपचार और नैदानिक जो कार्य हैं वो देना। वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका आकलन के अंतर्गत आएगा, असेसमेंट के अंतर्गत आएगा है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है आपकी। आकलन में कह सकेंगे जो भी बच्चा है उसकी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, उसके बाद में उन सूचनाओं का हम विश्लेषण करेंगे कि क्या आखिरकार बच्चे को ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम क्या क्या दे सकते हैं। उसके बाद में बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करके चीज़ों का निदान करेंगे, बच्चे को बेहतर बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग जब IEP के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो हम लोग IEP के बारे में जब पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे को लक्ष्य जो हैं, बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई के या दैनिक जीवन के है ना, जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं बच्चे को, उनमें हम आगे बढ़ाते हैं। तो IEP में हमेशा ये याद रखा जाता है कि जो भी हमारा IEP है या व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम है, बच्चे को बेहतर बनाना, बच्चे को नई नई क्रियाओं को शामिल करना है ना, और बच्चे को यहाँ से कह सकते हैं कि बच्चे की प्रगति का मापन करना, व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चे को सहायता देकर के समर्थन और उनके लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करना। तो ये आपका IEP के अंतर्गत आएगा। विशिष्ट अधिगम अक्षमता हम लोग जब पढ़ते हैं SLD के बारे में, हम लोग कहते हैं SLD, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जब भी विशिष्ट अधिगम अक्षमता की बात की जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, देखिए IEP में आपका लक्ष्य, जो भी व्यक्तिगत शिक्षा होगी वो निर्धारित की जाएगी, जो भी लक्ष्य होंगे वो निर्धारित किए जाएंगे, विशेष सामग्री बनाई जाएगी और बच्चे का मापन और मूल्यांकन किया जाएगा। अगर ऐसे हम बात करें तो ऐसे ही आपका SLD है, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें हम कहेंगे विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ये एक प्रकार का विकार जहाँ पर बच्चा अधिगम में कठिनाइयाँ महसूस करता है, यानी कि बच्चा पढ़ने लिखने, गणित संबंधी है ना, इन सभी चीज़ों में बच्चा कठिनाइयाँ महसूस करता है। ऐसे ही डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी SLD के अंतर्गत आती हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती हैं है ना। अब हम जब MCHAT के बारे में पढ़ेंगे, MCHAT भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MCHAT आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो ऑटिज़म बच्चे हैं उन पर प्रयोग किया जाएगा है ना। तो आपका MCHAT की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई भी थी, और देखिए ये लिखी हुई है आपकी MCHAT की फुल फॉर्म है, कहाँ गई, ये देखिए, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर्स। तो ये जो MCHAT है, इसमें अगर हम कहेंगे तो ये भी आपका एक मूल्यांकन का, आकलन का उपकरण होगा है ना। ये भी आपका क्या, आकलन का उपकरण होगा। और
अगर इम्पॉर्टेंट लगाओगे तो किसी भी बच्चे का आकलन, चाहे आपका एसएलडी बच्चा हो, चाहे आईडी बच्चा हो, चाहे एएचडी बच्चा हो, सभी का आकलन, है ना, इनके संबंधी जितने भी आपके टूल्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एमचैट बच्चों के आकलन करने का उपकरण जो छात्रों को ऑटिज्म सक्रियता और जांच करने के लिए उपयोगिता दिखाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के व्यवहार, संचार और सामाजिक जो भी प्रवृत्तियां हैं उनका आकलन करना और बच्चे को जो संभावित संक्रमता है उसकी जांच और संकेत जो है वो शामिल किए जाते हैं। एमचैट छोटे आयु वाले जो हमारे बच्चे हैं, लगभग 18 से 30 महीने के जो बच्चे हैं, उन पर उपयोग किया जाएगा। इसके तहत 20 प्रश्नों का जो संकलन है वो किया जाएगा और बच्चे का व्यवहार और संवेदनशीलता इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके एमचैट के अंतर्गत आएंगे। एमचैट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो ऑटिज्म बच्चों की जांच करने के लिए मदद करता है। इसका उपयोग जरूरतमंद बच्चों के संक्रमता के लक्षणों की पहचान करना और उन पर समय समय पर आवश्यक सहायता देना या चिकित्सा बच्चे को मिल सके, यह किसका कार्य है, आपके एमचैट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हम कह सकते हैं। इसके बाद में आपका एफएससीपी में जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, है ना, या जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनका क्या किया जाता है, क्लास का निर्धारण किया जाता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, है ना, विशेष शिक्षा के तहत जो भी आकलन है उसमें आपका जो एफएससीपी है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चे का जो भी कह सकते हैं कि जो भी पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, है ना, और पूर्व माध्यमिक, बच्चे का व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण जो क्लासें हैं वो निर्धारित की जाती हैं। जो ये सारी क्लासें हैं ये निर्धारित की जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर प्री प्राइमरी में है तो बच्चा 3 से 6 वर्ष का होगा। बस बच्चा अगर 80% अचीव कर रहा था, है ना, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को प्राइमरी में लेकर के आएंगे जहाँ पर बच्चे की उम्र 7 से 10 साल की होगी। इसके बाद में फिर से बच्चा अगर 80% अचीव कर रहा है, 80% क्रियाकलाप कर रहा है, तो उसको हम लोग लाएंगे सेकेंडरी में जहाँ पर 11 से 14 वर्ष की बच्चे की एज होगी। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर भी बच्चा 80% अचीव कर रहा है तो उसको हम लोग लाएंगे प्री वोकेशनल में, है ना, जहाँ पर 15 से 18 वर्ष की उम्र होगी और उसके बाद में हम बच्चे को 18 वर्ष में वोकेशनल क्रियाएँ कराएंगे, है ना। अगर बच्चा यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, 80% से कम बच्चे की लेस देन है यानी कि कम है, तो बच्चे को हम लोग प्राइमरी सेकंड में ले जाएंगे जहाँ पर बच्चे की उम्र 9 से 14 वर्ष की होगी। अगर बच्चा यहाँ पर कर लेता है तो सेकेंडरी में ले जाएंगे, 80% अचीव अगर कर लेता है ना। अगर नहीं कर पा रहा है, अभी भी 80% अचीव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसको प्री वोकेशनल सेकंड में ले जाएंगे जहाँ पर बच्चे की उम्र 15 से 18 वर्ष होगी और इसके बाद में सीधे हम बच्चे को कहाँ, वोकेशनल क्रिया के लिए ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी अगर बच्चा 80% से कम सीख पा रहा है, कर पा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एफएससीपी था, यहाँ पर भी व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक और मनोरंजन, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया था। इन सभी कार्य कौशल क्षेत्रों के बारे में बताया गया था और बच्चे की जांच करना, जैसे हम कह सकते हैं वर्बल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, कह सकते हैं कि जेस्चर प्रॉम्प्ट, बच्चे की शाब्दिक सहायता, बच्चे की शारीरिक सहायता, बच्चे की सांकेतिक सहायता, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एफएससीपी के अंतर्गत आती हैं, बच्चे को दी जाती है। बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो नॉट लिखेंगे, है ना, बच्चे में एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं हो रहा है तो एन लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके एफएससीपी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में जो आपका हम कह सकते हैं कि आपका उपनयन, है ना, उपनयन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। उपनयन के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। उपनयन के विकासात्मक क्षेत्र, तो कहेंगे उपनयन के जो विकासात्मक क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, बच्चे का मानसिक विकास, सोचने समझने चीज़ों को हल करने की क्षमता, नई नई टेक्नोलॉजी को समझने की क्षमता, है ना, सूक्ष्म ज्ञान, बच्चे का भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, शब्दावली, भाषा अभिव्यक्ति, बच्चे का सामाजिक विकास जैसे सामाजिक नैतिकता, सामूहिक अभियांत्रिकी, है ना, इंटरपर्सनल यानी कि सहयोग, कौशल, मित्रता, है ना, टीम वर्क, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का जिसके अंतर्गत व्यवहार, है ना, और कह सकते हैं भावात्मक समझ,
ऐसे ही चित्रात्मक, जहाँ पर रंग रूप चित्रकला है ना, संगीत, इसका वर्णन होगा। और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक में जो आध्यात्मिक मूल्य हैं है ना, इनकी मानवता के बारे में आपके उपनयन के बारे में बताया गया, उपनयन टूल में बताया गया आपका उपनयन। ये टूल भी आपका कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है। ये टूल जो आपका उपनयन है, जया कृष्णन स्वामी ने जो था मधुरम नारायण सेंटर में इसको विकसित किया था। आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये टूल उपयोगी है। और इसकी विषय सूची में गामक, स्वयं सहायता कौशल, बौद्धिक और सामाजिक चीज़ें आती हैं। 5 कौशल जो आपके हैं, इसके अंतर्गत 225 आइटम जो हैं उनको शामिल किया गया है। 225 कौशलों को शामिल किया गया है 5 आइटमों में, है ना। प्रत्येक आइटम में 50 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपकी जो है, इसमें जो एक्टिविटी कार्ड्स होते हैं 0 से 2 वर्ष के लिए अलग, और 2 से 6 वर्ष के लिए जो होते हैं एक्टिविटी कार्ड्स होते हैं, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके आकलन के लिए, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनमें जो विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी, क्योंकि विशेष शिक्षक ही हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने लिखाने, है ना, उनकी सामाजिक क्रियाओं को कराने, इनमें एक अहम भूमिका निभाता है। तो क्या होगा आखिरकार जब हमारा विशेष शिक्षक यहाँ पर भूमिका निभाएगा, है ना। इसके बारे में भी DSM-5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। DSM-5 जो है उसको पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे ही स्क्रीनिंग टूल जो है उनका क्या महत्व है, या जांच के जो टूल हैं उनका क्या महत्व है। रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन क्षमता, है ना, ये आपके लिए। और आपका चाहे वो आपका SLD हो, चाहे वो आपका ID हो, है ना, चाहे आपका ऑटिज़म हो, है ना, इनके बारे में इनका आकलन विशेष शिक्षक क्या किस प्रकार से कार्य करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता, और ये आपका क्वेश्चन आपके मई के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, मई 2023, जिनका बैक एग्ज़ाम हुआ था। सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आप तीनों को याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो भी IP है ना, IP क्या है इसके बारे में ये आपको याद करना है। और औपचारिक और अनौपचारिक आकलन के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिससे कि आप लोग बेहतर, है ना, अगर इतनी चीज़ें आप तैयार कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आपके 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से कवर आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपसे संबंधित जो भी चीज़ें आपको मैं देता रहता हूँ। और आप सभी को पता है कि अपना एक टारगेट लिया गया है कि 2 अक्टूबर तक अपने को कितने 50K पूरे करने हैं। अपने पास 44K का परिवार हो चुका है और 50K का परिवार करना है। 2 अक्टूबर के दिन क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे बच्चे हैं इनको भैया एक पार्टी दी जाएगी, अगर अपने पास 50K हो जाते हैं तो। अब आपका उत्तरदायित्व तो है, अगर आप इनको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप कैसे इनके साथ कार्य करेंगे और कैसे देखते हैं कि कैसे आप लोग अपना इस एग्जाम ट्रिकी परिवार को 50K करते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। विशिष्ट अधिगम अक्षमता बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। बेसिक MR हुआ, FSCP हुआ, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आकलन क्या है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। आकलन में जो भी NRT जो भी टेस्ट हैं आपके NRT और CRT, इनको पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके हाई सपोर्ट नीड्स बच्चे हैं, यानी कि उच्च समर्थन वाले बच्चे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बता दिया गया आपको मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो पेपर है वो बेहतर होगा। और बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया है, नहीं आ रहा है समझ में, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख करके आइए, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। जितने क्वेश्चन जिस पोर्शन में पूछे जा रहे हैं आपको उन प्रश्नों को लिखकर ही आना है, हल करके ही आना है। मिलता हूं दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।